सेकेंड ईयर की इस क्लास में आज हम एक नया टॉपिक लेने वाले हैं, कंपनी लॉ। क्योंकि अभी तक कंप्लीट नहीं है, हमने 1% कंपनी के बारे में नहीं पढ़ा है, तो आज का हमारा नया टॉपिक 1% कंपनी यानी एक व्यक्ति कंपनी के बारे में रहेगा, जिसे हम ओपीसी भी कहते हैं। ओपीसी 1% कंपनी। तो 1% कंपनी जैसा कि इसके नाम से ही हमें लगता है कि इसमें एक सदस्य ही होता है। तो सेक्शन 2 क्लोज 62 कंपनीज एक्ट 2013 का हमें ये कहता है कि ऐसी कंपनी जिसका कोई एक व्यक्ति ही सदस्य होता है उसे हम एकल व्यक्ति कंपनी कहते हैं। यानी कंपनी जिसमें केवल एक ही सदस्य होता है उसे हम 1% कंपनी कहते हैं। बहुत ही इजी परिभाषा है। तो जहां तक 1% कंपनी की बात है, इसके प्रोविजंस की बात है, तो सबसे पहले भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 में इस प्रोविजन को एक्सेप्ट किया गया है। 1% कंपनी का जो कॉन्सेप्ट है वह हमारे नए कंपनी अधिनियम 2013 में ही एक्सेप्ट किया गया है, जहां तक हम इंडिया की बात करते हैं तब तक। लेकिन इंडिया के बाहर कई देशों में, चाहे हम यूएस की बात करें, सिंगापुर की बात करें या खाड़ी देशों की बात करें, तो वहां पर ये कॉन्सेप्ट कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। वहां पर 1% कंपनी का कॉन्सेप्ट बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है जो वर्षों से चला आ रहा है। तो हमारे नए कंपनी अधिनियम में इस कॉन्सेप्ट को 2013 के नए अधिनियम में ही एक्सेप्ट किया गया है। तो इसकी जो कुछ इम्पॉर्टेंट बातें हैं वो ये है कि इसमें इनकॉर्पोरेशन यानी कंपनी का रजिस्ट्रेशन सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति से ही हो जाता है। यदि अकेला व्यक्ति किसी कंपनी को बनाना चाहता है, एक कंपनी को रजिस्टर्ड करवाना चाहता है, तो उसका इनकॉर्पोरेशन एक व्यक्ति से ही यानी 1% से ही उसका इनकॉर्पोरेशन कंप्लीट हो जाता है। राइट। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज कि इसमें डायरेक्टर एक, कम से कम डायरेक्टर एक हो तो भी काम चल जाता है। यानी जिस तरह प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 डायरेक्टर्स होने चाहिए, पब्लिक कंपनी में 3 होने चाहिए, लेकिन ओपीसी में एक डायरेक्टर से काम चल जाता है। इसी तरह से मैंने जैसे अभी आपको बताया कि पहली बार इस कॉन्सेप्ट को 2013 के एक्ट में एक्सेप्ट किया गया है। अब वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग दैट इज केवल निजी कंपनी के रूप में ही समामेलन किया जा सकता है। यदि कोई अकेला व्यक्ति कोई कंपनी रजिस्टर्ड करवाना चाहता है या इनकॉर्पोरेशन करवाना चाहता है, तो वह सिर्फ और सिर्फ एज अ प्राइवेट कंपनी किसी ओपीसी को वो रजिस्टर्ड करवा सकता है। ये चीज आपके ध्यान में रहनी बहुत जरूरी है कि यदि अकेला व्यक्ति किसी पब्लिक कंपनी के रूप में ओपीसी को फॉर्म करना चाहता है, उसका इनकॉर्पोरेशन कराना चाहता है, तो दैट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि इसके लिए किसी तरह का कोई प्रोविजन नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एज अ प्राइवेट कंपनी आप ओपीसी को इनकॉर्पोरेट करवा सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो मैंने आपको बताई। अब सवाल ये उठता है कि जैसे ही 1% कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हो जाता है या वो रजिस्टर्ड हो जाती है, तो उसके बाद में उसके जो फीचर्स रहते हैं, मेन जो एलिमेंट्स रहते हैं, वो किस तरीके के रहते हैं। क्या एक प्राइवेट और पब्लिक कंपनी की तरह इसकी भी फीचर लगभग वही रहते हैं जो उनके रहते हैं या कुछ चेंजेस रहते हैं। तो हम ये कहेंगे यहाँ पर कि एज ए कंपनी कुछ चीजें सेम रहती है, चाहे कंपनी प्राइवेट है, चाहे कंपनी पब्लिक है, चाहे कंपनी ओपीसी है, लेकिन कुछ कुछ चीजें उनमें अलग होती हैं। लेकिन एज अ ओपीसी एक एकल व्यक्ति कंपनी में जो मेन फीचर्स होते हैं वो मैं आपके सामने यहाँ पर रखने जा रही हूँ, जिसमें सबसे पहला फीचर होगा बॉडी कॉर्पोरेट का, यानी समामेलित संस्था का, जो सब में इक्वल रहता है, चाहे वो पब्लिक कंपनी होती है, चाहे वो प्राइवेट कंपनी होती है, चाहे वो ओपीसी होती है, उन सब में एक रहता है कि जैसे ही कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है वह एक समामेलित संस्था बन जाती है, उसे हम बॉडी कॉर्पोरेट कहते हैं। पॉइंट नंबर 2, इनकॉर्पोरेशन एज अ प्राइवेट कंपनी, ये इसका मेन फीचर है जो ये कहता है कि एक ओपीसी सिर्फ और सिर्फ एक प्राइवेट कंपनी के रूप में ही समामेलित हो सकती है, उसका इनकॉर्पोरेशन एज अ प्राइवेट कंपनी हो सकता है, एज अ पब्लिक कंपनी नहीं हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है आर्टिफिशियल पर्सन, कि जैसे ही ओपीसी का इनकॉर्पोरेशन होता है, उसका रजिस्ट्रेशन होता है,
वह एक आर्टिफिशियल पर्सनालिटी के रूप में आ जाती है, वह एक कृत्रिम व्यक्ति मानी जाती है जिसे बिजनेस करने के सभी अधिकार एक नेचुरल पर्सन की तरह मिलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, सेपरेट एंटिटी का। जैसे ही इनकॉर्पोरेशन होगा, जैसे ही रजिस्ट्रेशन होगा, जिस दिन, जिस डेट को समामेलन का प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू होता है, उसी दिन से कंपनी और उसके सदस्यों का यानी मेंबर की जो एंटिटी है वो सेपरेट हो जाती है। ये मैंने आपको समामेलन के आवरण को हटाना लिफ्ट इन कॉर्पोरेट विल में बताया है कि जैसे ही रजिस्ट्रेशन होता है, वो रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट जैसे ही इशू होता है, मेंबर और कंपनी दोनों के बीच में एक कर्टन आ जाता है और वो कर्टन इन दोनों को अलग अलग करता है। वहां पर मेंबर अलग होते हैं और कंपनी अलग होती है। जो काम कंपनी करती है उसके लिए कंपनी खुद जिम्मेदार होती है, जो मेंबर करते हैं उसके लिए मेंबर खुद जिम्मेदार माने जाते हैं। कहने का मतलब ये कि वो दोनों एक नहीं होते। नेक्स्ट पॉइंट, परपेचुअल सक्सेशन का है, जिसे हम स्थायी उत्तराधिकार कहते हैं। चूंकि हमने ये कहा कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सनालिटी एंड इट इज क्रिएटेड बाय लॉ, ये लॉ के द्वारा ही क्रिएट होती है, तो ऐसी सिचुएशन में हम ये कहेंगे कि कंपनी में जो मेंबर्स हैं वो आते जाते रहते हैं, उनका आना और जाना बना रहता है, नए मेंबर आते रहते हैं, पुराने छोड़ के जाते रहते हैं, कुछ की डेथ हो जाती है, कुछ इंसॉल्वेंट हो जाते हैं और कुछ अनसाउंड माइंडेड भी हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में कंपनी की जो एग्जिस्टेंस है, कंपनी की एग्जिस्टेंस पर कोई इम्पैक्ट नहीं आता। कंपनी वही की वही रहती है, वैसी की वैसी ही रहती है, क्योंकि company has perpetual succession and one person company also has perpetual succession. नेक्स्ट पॉइंट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का, संचालक मंडल का, या हम यूं कहें डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट का, कि कंपनी का जो प्रबंध है या जो प्रबंध संचालन है वह उसके बोर्ड के मेंबर करते हैं। तो प्राइवेट कंपनी में भी संचालक मंडल करता है, पब्लिक कंपनी में भी वही करता है, और वन पर्सन कंपनी में भी इसका जो मैनेजमेंट है वो इसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही देखता है। नेक्स्ट पॉइंट, कॉमन सील का है, सार्वभौम मुद्रा का है। जैसा मैंने आपको कई बार बताया है कि जैसे हमारा नाम हमारी आइडेंटिफिकेशन है, हमारा परिचय है, हम हमारे नाम से जाने जाते हैं, ठीक उसी तरह से कंपनी के नाम की भी एक मोहर होती है, एक सील होती है जो कंपनी की आइडेंटिफिकेशन को बताती है। जैसे कंपनी के मैनेजर ने कोई डील की है किसी के साथ में, तो वो अपनी इनिशियल के साथ में कंपनी की कॉमन सील का इस्तेमाल भी करता है। उसमें कंपनी का नाम और उसके हेड ऑफिस का पता होता है, जिससे ये पता लगता है कि जो मैनेजर ने डील की है वह किसकी ओर से की है, कंपनी की ओर से डील की है, और इसके लिए कंपनी ही रेस्पॉन्सिबल मानी जाएगी, उसका मैनेजर रेस्पॉन्सिबल नहीं माना जाएगा। इन जनरल सर्कमस्टांसेस की बात मैं कर रही हूं यहाँ पर। नेक्स्ट पॉइंट, शेयर कैपिटल यानी अंश पूंजी। ओपीसी शेयर कैपिटल, विद शेयर कैपिटल भी हो सकती है और विदाउट शेयर कैपिटल भी हो सकती है। जरूरी नहीं है कि अंश पूंजी वाली कंपनी ही ओपीसी बने, अंश पूंजी और बिना अंश पूंजी दोनों ही ओपीसी के रूप में बन सकती है। और मिनिमम शेयर कैपिटल के बारे में कोई पाबंदी नहीं है। 1% कंपनी की न्यूनतम अंश पूंजी या न्यूनतम पूंजी के बारे में किसी तरह का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन मैक्सिमम कैपिटल को लेकर के, अधिकतम पूंजी को लेकर के 2015 में एक अमेंडमेंट आया था अंडर सेक्शन 2 क्लोज 68, जिसमें इसकी मैक्सिमम पूंजी को लिमिट कर दी गई है, यानी इसकी जो मैक्सिमम पूंजी है वो 50 लाख तक यानी 50 लाख तक रह सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। इन जनरल सर्कमस्टांसेस, या हम यूं कहें कि जब 1% कंपनी का जो मेन सदस्य होता है, जिसने कंपनी का इनकॉर्पोरेशन किया हुआ होता है, उसकी डेथ हो जाती है, तो उसके जो शेयर्स होते हैं वह उसके नॉमिनी को या उसके उत्तराधिकारी को ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। लेकिन जब तक वो जिंदा है तब तक शेयर ट्रांसफर नहीं हो सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज है। जब तक वो खुद ठीक है तब तक उसके शेयर उसी के पास रहेंगे, वह ट्रांसफर नहीं कर सकता। लेकिन जैसे ही वो नहीं रहता है, उसके शेयर उसके उत्तराधिकारी को ट्रांसफर हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है लिमिटेड लायबिलिटीज की, सीमित दायित्व की। इसके बारे में भी हम बात कर चुके हैं कि ओपीसी के सदस्यों का जो या सदस्य का जो दायित्व है वह लिमिटेड दायित्व यानी सीमित दायित्व
माना जाता है और उसके द्वारा लिए गए अंशों के मूल्य तक वो सीमित रहता है। इसका एग्जाम्पल भी मैंने आपको बताया है। मान लीजिए उसने 50,000 के शेयर लिए हैं, 40,000 वो पे कर चुका है, तो ऐसी स्थिति में जो 10,000 है उसके लिए ही उसकी लायबिलिटी बनती है, यानी उसकी लायबिलिटी लिमिटेड हो जाएगी 10,000 तक। नेक्स्ट पॉइंट, कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी का होना जरूरी है कि जिस पर्सन ने कंपनी का इनकॉर्पोरेशन किया है उसमें कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी का होना चाहिए। मान लीजिए वो मेंबर माइनर है, अनसाउंड माइंडेड है या डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ है, तो ऐसी सिचुएशन में वह इनकॉर्पोरेशन नहीं कर पाएगा। और लास्ट पॉइंट जो मेन पॉइंट्स में है, कुछ सब पॉइंट्स भी हैं जिसके बारे में मैं आपको भी बताऊंगी। क्लेम कैपेसिटी, एक कंपनी को क्लेम कैपेसिटी भी मिलती है। यदि किसी तरह का कोई डिस्प्यूट होता है तो कंपनी खुद क्लेम कर सकती है, और यदि कोई पार्टी कंपनी से सेटिस्फाई नहीं है तो वो कंपनी पर क्लेम कर सकती है। इसमें क्लेम कैपेसिटी होती है। और इसके साथ साथ जो कुछ जनरल फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स अदर कंपनी, चाहे वो प्राइवेट है चाहे वो पब्लिक है, जैसे कंपनी अपने नाम से संपत्ति खरीद सकती है, मतलब अपनी ओन प्रॉपर्टी वो परचेज कर सकती है, उसको मेंटेन कर सकती है, उसको सेल कर सकती है, उसके मेंबर का उस पर कोई अधिकार नहीं होता है। तो ये कुछ फीचर्स थे जो मैंने आपके सामने रखे हैं। 8 मार्क्स में, एक बार फिर से ध्यान से सुनिएगा, 8 मार्क्स में ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है, इसलिए इस क्लास को आप बार बार देखें। बहुत सिंपल क्लास है। कंपनी की जो खुद की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो ही लगभग इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स मानी गई हैं, और इसकी डेफिनेशन वेरी सिंपल, एक मेंबर, सेक्शन 2 क्लोज 62, और एक अमेंडमेंट जो मैंने यहाँ पर कोड किया है सेक्शन 2 क्लोज 68। तो आई थिंक आपने बहुत अच्छे से इसको समझ लिया होगा। यदि नहीं समझ में आता है तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आगे की क्लास में हम 1% कंपनी को और डिटेल में पढ़ेंगे। कुछ और हेड्स हैं इसके, उन हेड्स को हम कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।